मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? 3-4 दिन के इंतज़ार के बाद आज हम फिर आपके सामने आए हैं एक नई वीडियो के साथ। और हमने ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्योमेट्री में रेखाएं, कोण ये पढ़ लिया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप टॉपिक लिख दो त्रिभुज। कुछ क्वेश्चन मुझे कराने हैं जो रेखाओं और कोणों से संबंधित है, लेकिन पहले मैं त्रिभुज आपको समझा दूं, ठीक है? तो त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज समझो ध्यान से। इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल। दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को, ऊपर तक दिख रहा है त्रिभुज, ट्राइंगल। त्रिभुज क्या होता है, तो परिभाषा इस तरह है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। ये एक बंद आकृति है ना, और 3 भुजाएं हैं, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिभुज। टाइप ऐसा भी हो सकता है ये त्रिभुज, बस ये नहीं बनेगा कि इस तरह बना के इस तरह कर दो। ये बंद आकृति नहीं है, ये खुला वक्र है ना। बंद वक्र भी नहीं है, तो बंद वक्र होगा, 3 भुजाएं होंगी तब वो त्रिभुज कहलाएगा। तो परिभाषा क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। बात करें त्रिभुज के प्रकार की, तो प्रकार में आप लिख लो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं इंग्लिश में? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है? क्या होता है समबाहु त्रिभुज? यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई कैसी हो? बराबर, तो हम कहते हैं कि वो समबाहु त्रिभुज होगा। जैसे मान लो एक त्रिभुज है ABC, मैं ये कहूँ कि जितनी लंबी ये भुजा है उतनी लंबी ये भुजा है और उतनी लंबी ये भुजा है। यानी ये भुजा यदि मान लो x सेंटीमीटर है, तो ये भी x हो और ये भी x हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जब तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो त्रिभुज में, तो उस त्रिभुज का टाइप कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो, मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोण 60 डिग्री दे दिया, ये कोण 60 डिग्री दे दिया और ये कोण 60 डिग्री दे दिया, तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये समबाहु त्रिभुज होगा। यानी तीनों भुजाएं बराबर दी हो तब भी वो समबाहु त्रिभुज होगा, और प्रत्येक कोण की माप, तीनों कोणों की माप 60-60-60 दी होगी, तब भी वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है? दूसरी बात ये कि दूसरा जो त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है? समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तीसरी अलग हो, 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो, जैसे ये मान लो एक त्रिभुज बना दिया मैंने, A, B और C। मान लो ये 2 भुजाएं बराबर हो, कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ये और ये हो सकती थी, ये और ये। मान लो ये भुजा x की है, ये भुजा x की है और ये y की है। तो जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई बराबर दी हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो, मान लो ये कोण 70 डिग्री का है, मान लो ये कोण भी 70 डिग्री का है, तो 2 कोण बराबर दिख रहे हैं हमें, 70 70 140, ये 40 का कर दो। तो जब 2 कोण बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यानी 2 भुजाएं बराबर दी हो त्रिभुज में, तब भी हम उसे समद्विबाहु कह सकते हैं, और 2 कोणों की माप बराबर दी हो तब भी हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं, ठीक है? तीसरा जो है वो है विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल,
ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, जैसे मैं एक त्रिभुज बना दूं, मैं कहूँ इस भुजा की लंबाई x है, इस भुजा की लंबाई y है, इस भुजा की लंबाई z है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये कौन सा ट्राइंगल होगा? विषमबाहु त्रिभुज। मैं ये भी कह सकता हूँ कि यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों की माप अलग अलग दी हो, जैसे मैं कहूँ ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों की माप अलग अलग दी हो, तब भी मैं उस त्रिभुज को क्या कह सकता हूँ? विषमबाहु त्रिभुज। तो मैंने 3 त्रिभुज बताए फिलहाल। यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर दी हो या प्रत्येक कोण 60 का दिया हो, तब वो समबाहु त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई बराबर दी हो या कोई 2 कोण बराबर दिए हो, तो हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग दी हो या प्रत्येक कोण की माप अलग अलग दी हो तीनों में से, तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। आप नोट कर सकते हो। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, बात करें चौथे त्रिभुज की। चौथा जो त्रिभुज है हमारा वो है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की क्या परिभाषा है? यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री से छोटी दी गई हो, जैसे त्रिभुज है, मान लो ये माप 60 डिग्री है, ये माप 70 डिग्री है और ये माप 50 डिग्री है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रत्येक कोण की माप यदि 90 डिग्री से छोटी हो, प्रत्येक कोण की माप लेस देन 90 हो, 90 डिग्री से छोटी हो, तो वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज होगा, ठीक है। यानी तुमको प्रत्येक कोण की माप यदि 90 डिग्री से छोटी दिख जाए, तो हम ये कह सकते हैं वो कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो, वर्गों के योग से छोटा हो, तो वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज होगा। मतलब ये है कि न्यून कोण त्रिभुज को पहचानने के 2 तरीके हैं। या तो प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री से छोटी दिख जाए, तीनों कोणों की माप 90 डिग्री से छोटी, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 60 है, 70 है, 50 है, तो सब 90 से छोटे हैं। सॉरी। या हम ये कहेंगे कि त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो, तो अभी क्या होगा? एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। जैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, एक त्रिभुज है मान लो ये, और उसने कह दिया कि इस त्रिभुज में, या मैं त्रिभुज बनाया ही नहीं, वो ये कह दे कि एक त्रिभुज है, इसमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और एक भुजा मान लो 4 सेंटीमीटर है, और वो हमसे कह दे कि ये त्रिभुज कौन सा होगा, और ऑप्शन दे दे ये न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण होगा। दूसरा कह दे कि अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा ये कह दे कि वो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और चौथा कह दे कि वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा।
समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इतना तो हमें दिख ही रहा है कि तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो विषमबाहु तो ये है ही। जब तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है तो विषमबाहु तो ये है ही। लेकिन मैंने ऑप्शन में विषमबाहु लिखा ही देखा ही नहीं, लिखा ही नहीं है पहले से, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा। तो हम क्या करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग करो। तो 6 बड़ी भुजा है, 6 5 4 में से, तो बड़ी भुजा का वर्ग 36, 5 का वर्ग करें 25, 4 का वर्ग करें 16, और इन दोनों को जोड़ें तो 25 और 16 होता है 41, और ये रह गया 36, मतलब ये छोटा है 41 से। तो हम ये कहते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा हो तो भी वह न्यूनकोण त्रिभुज होगा। ध्यान से देखो, ये बड़ी भुजा का वर्ग करें तो 36 आ रहा है, और ये छोटा आ रहा है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से। तो इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है जिसमें भुजाएं दी हों और ऑप्शन कोणों के रूप में पूछ लें, न्यूनकोण, समकोण, अधिक कोण, है ना। तो हम क्या करेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग करें और वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा आ जाए, तब हम ये कह सकते हैं कि वो न्यूनकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो ये बात नोट कर लो। बात करें अगले ट्रायंगल की। अगला जो त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज। कौन सा है, 5वां नंबर, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज होता है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से, अन्य दो भुजाओं में से एक लंब और एक आधार होता है, किसी को भी लंब और किसी को भी आधार कह सकते हो। मान लो ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर हो। कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज। ये पाइथागोरस थ्योरम भी है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है ये कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर है, तो वो समकोण त्रिभुज होगा। जैसे मैं ये कह दूँ कि ये भुजा मान लो 5 है, ये 4 है और ये 3 है, तो कौन से त्रिभुज की भुजाएं हैं ये, 5 4 3। तो हमें दिख रहा है कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज तो है ही। लेकिन मैं ये कहूँगा विषमबाहु त्रिभुज होने के साथ साथ ये कौन सा है, समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा 5 है तो 5 का वर्ग 25, अन्य दो भुजाओं में से 4 मान लिया लंब, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 भी 25 होते हैं। तो जब बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से के बराबर आ जाए तो भी वह कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो भी वह क्या होगा, समकोण त्रिभुज। तीसरे त्रिभुज की बात करें, अगला छठवां जो है वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज की क्या पहचान है, यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा दिख जाए, मान लो त्रिभुज है और इसका एक कोण मान लो 135 डिग्री बना दूं मैं, तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण क्या दिख जाए, 90 डिग्री से बड़ा, तो हम ये कहते हैं कि वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो तब हम ये कह देते हैं कि वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण भी मैंने ये बताया था कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या देखेंगे, जिसका एक कोण 190 डिग्री से बड़ा हो, ये तो 135 का है तो 90 से बड़ा है, तो जिसका एक कोण 90 से बड़ा हो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, मान लो ये बड़ी भुजा है, मान लो ये 7 है, ये मान लो 5 है और ये मान लो 4 है। ठीक है, तो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा हो। जैसे यहाँ बड़ी भुजा का वर्ग तो 7 का वर्ग, क्या ये 5 के वर्ग और 4 के वर्ग के योग से बड़ा आ रहा है, तो देखो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और ये होता है कितना, 41, जबकि 7 का स्क्वायर होता है 49।
तो बड़ी भुजा का वर्ग जब बड़ा आता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से, तब भी हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण। ठीक है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से छोटा आ जाए तो न्यून कोण, और बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा आ जाए तो अधिक कोण, और बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो समकोण। ये तीन बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि कोण यदि 90 से बड़ा दिख रहा है तो 135 का है जैसे यहाँ पर, तो वो अधिक कोण है ही। इसके अलावा भुजाओं के आधार पर भी न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण हम बता सकते हैं, तो आप नोट कर लो ये। अब थोड़े से त्रिभुज के एक आध दो गुणधर्म देख लेते हैं। त्रिभुज सॉल्व करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, बात करें त्रिभुज के कुछ गुण धर्म की, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, कोण का मतलब यहाँ अंतः कोण से है, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, त्रिभुज में हमेशा बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, और जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि एक त्रिभुज है ये, मैं ये कह दूँ ये कोण मान लो 70 डिग्री का है, ये कोण मान लो 60 डिग्री का है, और ये कोण मान लो 50 डिग्री का है, और मैं ये पूछूं कि इस त्रिभुज ABC में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कोण है ये 70, और 70 के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। इसका मतलब ये भुजा बड़ी होगी। तो जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। और यदि मैं छोटी भुजा पूछ लूँ तो जो कोण सबसे छोटा है उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होगी। तो कोण सबसे छोटा है 50 वाला, तो इसके सामने की भुजा यानी AB सबसे छोटी होगी। भुजा AB क्या होगी, छोटी, और भुजा AC क्या होगी, बड़ी। तो हमें ये याद रखना है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इसका अपोजिट भी सत्य है, जैसे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। जो भुजा बड़ी है उसके सामने का कोण बड़ा होगा, और जो भुजा छोटी होगी उसके सामने का कोण छोटा होगा। तो दूसरा पॉइंट यही है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। इसमें एक बात और कि जो भुजाएं बराबर होती हैं या जो कोण बराबर होते हैं, जैसे मैं ये कह दूं कि इसमें ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसका सम्मुख होगा ये और इसका सम्मुख होगा ये। जैसे प्रश्न आ जाए कि त्रिभुज ABC में भुजा AB और भुजा AC बराबर है, तो कौन से दो कोण बराबर होंगे, तो इन दोनों के सामने वाले सम्मुख वाले, तो कोण B और कोण C। तो जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने के कोण भी बराबर हैं। इसका अपोजिट भी सत्य है। कैसे, जो कोण बराबर हैं उनके अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। जैसे B के साइड अपोजिट कौन सी है, AC, और C के अपोजिट साइड AB। तो जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट ये है कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि एक त्रिभुज है ये ABC, तो इसकी कोई भी दो भुजाएं जोड़ लो। जैसे मैं AB और AC को जोड़ लूँ, AB को और AC को, तो इसका आंसर हमेशा बड़ा आएगा किससे, चलो AC लिख दिया है मैंने। तो ये दो भुजाएं जोड़ी मैंने AB और AC, तो इनका योगफल कैसे आएगा, BC से बड़ा आएगा। AB और AC का योगफल किससे बड़ा आएगा, BC से। ऐसे ही AB और BC का योगफल AC से बड़ा होगा, AC और BC का योगफल AB से बड़ा होगा। मतलब कोई भी दो भुजाएं जोड़ लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि दो भुजाएं जोड़ो और तीसरी से बड़ा आंसर नहीं आया। यदि ऐसा हो रहा है तो समझ लो वो त्रिभुज बन ही नहीं रहा। तो हमेशा दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा ही आएगा। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाऊँ कि ये भुजा मान लो मेरे पास 6 सेंटीमीटर है और ये भुजा मान लो 5 सेंटीमीटर है। अब मैं कहूँ कि ये भुजा कितनी हो सकती है, तो आप देखो 6 और 5 11 है, मतलब ये भुजा 11 से छोटी होगी, 11 से छोटी ही होगी।
कभी 11 से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मेरे पास ये भुजा 6 की और ये भुजा 5 की है, तो ये इन दोनों के योगफल से छोटी ही होगी, मतलब 11 से छोटी हो गई है। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि 6 और 5 का अंतर 11, अंतर 1 का है, तो इसका मतलब है कि ये जो भुजा है वो 1 से बड़ी होगी, 1 से क्या होगी, बड़ी। यदि ये भुजाएं 6 और 5 की हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली जो भुजा है वो 11 से छोटी होगी लेकिन 1 से बड़ी होगी। तो इस बात को मैं कैसे कहूँगा कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ें तो आंसर हमेशा तीसरी भुजा के माप से बड़ा ही आता है। यानी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। अंतर जो होगा इनका वो इससे छोटा आएगा, मतलब ये भुजा इनसे बड़ी आएगी। तो इसमें दो बातें याद रखनी है, क्या, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर, कोई भी दो भुजा हो सकती हैं, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो ये दो तीन पॉइंट थे छोटे छोटे, ये आपको याद रखने हैं त्रिभुज करने के लिए, ठीक है। और त्रिभुज बहुत ही सरल टॉपिक है, तो कल से हम त्रिभुज के जितने भी सवाल हैं वो करना स्टार्ट कर देंगे। आप इसको अच्छी तरह पढ़ के आना और जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वो मैं सब कराऊंगा। कुछ रेखा और कोण के भी प्रश्न रह गए हैं, वो भी हमें करने हैं। तो आप आज